जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में साइंस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं इम्पोर्टेंट अलॉय, इम्पोर्टेंट ओर्स, केमिकल नेम, पीएच वैल्यू और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट इन केमिस्ट्री आपको करा चुका हूं। आप चाहे तो उन वीडियो को जाकर देख सकते हो। आज की टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। तो आपको ये नहीं सोचें क्या टॉपिक इतना डेप्थ में नहीं पूछता है। मैं जो इसमें आपको बता रहा हूँ आपको उन्हीं चीज़ों को याद रखना है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो मैंने साइंस के लिए बुक बता रखी है, आपको कैसे प्रिपेयर करना आप वो भी जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। कोई भी पूछता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। जनरली सबको पता रहता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं रहती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो पूछता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, यानी फोर्थ स्टेट, वो प्लाज्मा होती है। अगर पूछे पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है, फिफ्थ स्टेट, तो होते BES, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये याद रखते हैं। तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये क्या अवस्था होती है? ये अवस्था आती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसी को हम परम शून्य ताप बोलते हैं, और इंग्लिश में बात करेंगे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपको जो मैंने ग्रीन से टिक किए हुए हैं इन चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखना है। इसमें चौथी अवस्था पूछे पदार्थ की, पांचवी अवस्था आप बता देंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है चेंज इन स्टेट, यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता कैसे है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन मेनली टेम्परेचर के वेरिएशन से आता है। टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आएगा। अब आते हैं सीधे पॉइंट पर। यहाँ आप देखिए, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हुए हैं, BES, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये पदार्थ की पांचों अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो देखना है, हम यहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन लाएंगे। पहले मैं आपको जनरली बता देता हूँ थोड़ा रफली, उसके बाद आराम से समझाऊँगा। तो देखो, पहले हम देखते हैं सॉलिड। सॉलिड को हमने थोड़ा टेम्परेचर दिया, वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब लिक्विड को टेम्परेचर दिया, वो गैस फॉर्म में आ गया। और गैस में और टेम्परेचर, यहाँ और टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हमने टेम्परेचर और दिया तो प्लाज्मा फॉर्म में आ गया। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड से भी बहुत कम टेम्परेचर, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं BES, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये -273 है। टेम्परेचर इससे थोड़ा एक्स्ट्रा है, सॉलिड का है। सॉलिड को टेम्परेचर दिया वो लिक्विड बनेगा, फिर टेम्परेचर गैस, फिर प्लाज्मा। ये आपको रफली याद रखना था। अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन देखो, आपको मैं बता दूँ तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन दे देगा। पूछेगा मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, डेफिनेशन देगा। या बोलेगा मेल्टिंग किसे कहते हैं, वेपराइजेशन किसे कहते हैं, आयोनाइजेशन किसे कहते हैं। ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। आपको मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताऊंगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो अभी एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। अगर हम कोई भी पदार्थ है, पदार्थ को अगर हमने टेम्परेचर दिया, यानी कि उसका तापमान बढ़ाया, उसे हम सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। ये देखो, सॉलिड से उसे लिक्विड फॉर्म में लाएंगे हम। अगर उसको सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में हम ला रहे हैं तो जिस टेम्परेचर पर लाएंगे होती, यानी कि पदार्थ की वो अवस्था जो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम, यानी कि वो मेल्ट हो गया, यानी कि उसको गलन अवस्था हो गई। और जिस टेम्परेचर पर होती है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
यानी कि जिस तापमान पर कोई भी पदार्थ की अवस्था ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई उसको हम उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, और उस अवस्था को बोलते हैं कि उसका गलन हो गया, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग। अब लिक्विड है, फिर टेम्परेचर को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, अब लिक्विड फॉर्म से अगर गैस फॉर्म में चेंज हो रही है पदार्थ की अवस्था, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। जिस टेम्परेचर पर होती है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं गैस। पदार्थ की वो अवस्था यानी कि गैस अगर प्लाज्मा फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ओके, नीचे देखते हैं। अब ये तो था हमारा, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की अवस्था है पदार्थ की। ओके, अब देखिए प्लाज्मा। अगर आपने देखा गैस से प्लाज्मा में पदार्थ की अवस्था कन्वर्ट, उसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब प्लाज्मा से गैस में जाएंगे तो उसको बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। क्वेश्चन यही से पूछता है कि डी आयोनाइजेशन किसे कहते हैं, यानी कि अगर पदार्थ प्लाज्मा से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, प्लाज्मा से गैस अवस्था में कन्वर्ट होगा, उसको हम बोलेंगे डी आयोनाइजेशन। अब आपने देखा ऊपर लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में हुआ, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, की वाष्पीकरण हो गया, वाष्पन हो गया। अगर गैस से लिक्विड फॉर्म में आएगा उसको हम बोलते हैं, एक मिनट, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ओके, या हिंदी में बोलें तो संघनन कहते हैं। अब आपने देखा ठोस था, द्रव अवस्था में जाएगा, मेल्ट हो गया। हम जनरली बोलते हैं कि हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई, यानी कि उसको टेम्परेचर मिल गया, सॉलिड फॉर्म में थी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब लिक्विड फॉर्म में थे, उसको ठोस अवस्था में, जैसे हमारा वाटर हम फ्रीज में रख देते हैं तो सॉलिड बन जाता है, यानी कि फ्रीज में रखने में फ्रीजिंग, उसी से बनाए फ्रीज हो गया, यानी कि जम गया, उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग। यानी कि लिक्विड फॉर्म से अगर सॉलिड में होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग, तो हिंदी में बात करें जमना या हिमीकरण हो गया। ओके, ये हो गया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया डायग्राम से। अब हम नीचे देखते हैं। ये देखिए, अब बात आती है, कभी कभी क्या होता है सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में ना जाकर डायरेक्ट गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है पदार्थ की अवस्था, उसी को हम बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। हिंदी में बात करें तो ऊर्ध्वपातन। बट और गैस डायरेक्ट जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब गैस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ना होकर वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन, यानी कि हम कह सकते हैं सब्लिमेशन का अपोजिट है ये। अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में जाएगी तो उसे बोलेंगे सब्लिमेशन, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगा उसे बोलेंगे डिपोजिशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। और इस सब्लिमेशन से क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, अब नीचे देखिए, ये मैंने ग्रीन से टिक किया हुआ है, आपको इसको देखना है। तो आप देखिए सब्लिमेशन के वो उदाहरण पूछता है कि सब्लिमेशन का उदाहरण क्या है, कि एग्जाम्पल आपको देगा और वो पूछेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, पेपर में इन एग्जाम्पल को देखो, वो पूछता है कि जैसे कि कपूर है, कपूर क्या होता है, सॉलिड होता है, उसको हम जला दे तो डायरेक्ट तो गैस अवस्था में जाता है, लिक्विड में नहीं, तो सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ये कपूर का उदाहरण बहुत फेमस है, बहुत पूछता है, कपूर या ड्राई आइस, इसी को बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कभी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी हम बात करेंगे, और या कपूर और नेप्थलीन की गोलियां, ये नेप्थलीन बॉल लिखा है, नेप्थलीन बॉल, ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछता है ऊर्ध्वपातन को रिगार्डिंग। या तो बोलेगा ऊर्ध्वपातन का कौन सा उदाहरण है, या कपूर का गैस में परिवर्तन होना किसका उदाहरण है। ओके, आप इसमें आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड भी याद रख सकते हैं। और एक आता है ये मिट्टी के घड़े का पानी का ठंडा होना। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें हम पानी डालते हैं और वो ठंडा हो जाता है, किस प्रोसेस के कारण होता है वेपोरेशन के कारण, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण। ये क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। आइए जो अब तक हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा है। तो देखो, आपको मेनली इसमें याद रखनी है
कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, आपको मालूम है, ठोस, द्रव, गैस। मगर क्वेश्चन पूछेगा चौथी अवस्था कौन सी और पांचवी, तो आपको ये बताना है। प्लाज्मा चौथी है, पांचवी BES है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है, पूछेगा कि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा, उसे मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड का गैस में उसे वेपराइजेशन बोलेंगे। गैस का प्लाज्मा से आयोनाइजेशन बोलेंगे। प्लाज्मा का गैस में उसे डीआयोनाइजेशन। गैस का लिक्विड में कंडेंसेशन। लिक्विड का सॉलिड में से फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग होती है उसको मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर वेपराइजेशन यानी कि वेपर होने लगता, जल वाष्प होने लगता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल माने आप जानते हो उबलना, मेल्ट माने सब समझ ही गए हो। ओके। और ये जो BES होता है -273 टेम्परेचर पर होता है। अब बात करते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन, और गैस से अगर सॉलिड में जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। अब ये हैं इसके एग्जाम्पल सब्लिमेशन के। ये काफ़ी पूछता है। कपूर, ड्राई आइस जिसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या नेफ्थलीन बॉल, ये काफ़ी पूछता है। उसका मिट्टी के घड़े का पानी का ठंडा उसमें वेपराइजेशन के कारण होता है। अब आप कहोगे कि इनके एग्जाम्पल बताओ। अगर बोलें तो सॉलिड बर्फ़ है, रख दोगे लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है सॉलिड से लिक्विड का। अब बात करो लिक्विड से गैस का, जलवाष्प। बर्फ़ है अब पानी है, पानी को और उबलाओ जलवाष्प बनेगी। अब बात करो कि गैस से लिक्विड वाला, जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं अगर वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए बर्फ़ में, उसको हम बोलेंगे कि गैस फॉर्म में थी और वो सॉलिड हो गई, उससे बोले वही उदाहरण होगा डिपोजिशन का, निक्षेपण का। यानी कि जलवाष्प की बूंदें थी वो बर्फ़ में हो गई। अगर क्योंकि जलवाष्प क्या होता है, जलवाष्प होता है कि गैस फॉर्म में, जलवाष्प अगर बर्फ़ की बूंदों में बन गई तो वो उदाहरण डिपोजिशन का। और जलवाष्प की जो रहता है अगर वो पानी की मैं क्या कह रहा था, जलवाष्प गैस फॉर्म में रहता है, जलवाष्प अगर पानी की बूंदों में कन्वर्ट हुआ तो वो उदाहरण हो जाएगा आपका कंडेंसेशन का उदाहरण। क्योंकि जलवाष्प गैस है, पानी की बूंद लिक्विड है, और इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। बट जलवाष्प की बूंद अगर बर्फ़ में कन्वर्ट हुई वो उदाहरण हो जाएगा डिपोजिशन का, निक्षेपण की। जलवाष्प की बूंद गैस है और बर्फ़ की बूंद जो हैं वो सॉलिड है। ओके, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे देखिए यहाँ पर जो है ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको समझना है। बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना, आराम से आप क्वेश्चन कर लेंगे। आपने देखो सॉलिड देखा हुआ और लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है, हम इनको पढ़ते हैं बारी बारी से। आप पढ़ते हैं, देखो सॉलिड। सॉलिड में क्या है, ये आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो पार्टिकल हैं इसके जो अणु हैं बहुत पास पास हैं, बहुत नज़दीक हैं। लिक्विड में थोड़े दूर हैं और गैस में बहुत ही दूर होते हैं पार्टिकल। आपको बस ये इमेज याद रखनी है, आप इसी से क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो सॉलिड में क्या होता है, उसकी जो आकार और आयतन फिक्स रहता है, यानी कि आकार आयतन निश्चित रहता है। आपने देखा होगा कोई भी बॉल है, बॉल को किसी भी आकृति में डालो, यानी बॉल अगर राउंड शेप में है, गोल है, वो गोल ही रहेगी, चेंज नहीं आएगा। इसी को कहते हैं, इसका वॉल्यूम भी सेम है, उसका आकार भी। जो लिक्विड होता है उसके वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। अगर 5 लीटर दूध है वो 5 लीटर दूध ही रहेगा। उसको गिलास में डालो, परात में डालो, प्लेट में डालो, किसी में डालो, बट उसकी शेप में चेंज आ रहा है, तो वही है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है बट इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता। और गैस में दोनों ही निश्चित नहीं होते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये था समझने के लिए बेसिकली में क्या होता है। क्वेश्चन जहाँ पर मैंने वेरी इंपॉर्टेंट किया, क्वेश्चन वहीं से पुट अप होगा, घुमा के वो लैंग्वेज को टफ करके क्वेश्चन पूछेगा। तो देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इधर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आप इससे ही करेंगे, समझे। ये एटम पास पास होते हैं, यानी कि इसका जो अणु हैं वो पास पास रहेंगे। सॉलिड में आपको दिखेगा भी अणु सारे पास पास है, तभी तो ठोस बनी हुई है। दूर होते तो गैस बन जाती, मीडियम में रहते तो लिक्विड बन जाती। तो आप एटम इसमें पास पास होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में एटम सबसे पास होते हैं, तो सॉलिड में होते हैं। और वो क्यों होते हैं एटम पास, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उसमें मॉलिक्यूलर का जो फोर्स है अंदर, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि उसका आकर्षण जो बल है अणुओं के मध्य लगने वाला एटम के मध्य, वो ज़्यादा है, तभी तो अणु पास हैं।
तो दोनों चीज़ हो गए। अणु पास है क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका आकर्षण बल है वो ज़्यादा है। गैस में मीडियम है, इसमें सबसे कम रहता है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज का मतलब वो गति कर रहा है। अब देखिए, गैस के पार्टिकल ज़्यादा गति करते हैं तभी वो गैस अवस्था में, और सॉलिड के पार्टिकल कम गति करते हैं पार्टिकल तभी वो एक जगह कांस्टेंट है। लिक्विड के ज़्यादा करते हैं। आपने कोई लिक्विड अगर आपने जैसे पानी अगर बिखर गया तो मूव करेगा, गैस ज़्यादा मूव करेगी, वही है काइनेटिक एनर्जी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी सबसे कम रहेगी और सॉलिड में रहेगी। क्वेश्चन ही पूछे काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा रहती है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब आती है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर देंगे पदार्थ को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब याद कैसे रखना, आप पानी है, पानी वो लिक्विड फॉर्म में अगर हमने उसको टेम्परेचर देखते हैं तो आप देखते हैं उसके पार्टिकल मूव करने लगते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई एटम की। तो वही चीज़ इसमें याद रखनी है कि काइनेटिक जैसे हम टेम्परेचर देंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ओके, अब ये है सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस मच। कंप्रेस का मतलब उसको हम दबा नहीं सकते। सॉलिड को देखो, आप देखो दबा नहीं सकते, बहुत मुश्किल से कंप्रेस होगा। मीडियम का आसानी से, गैस का मतलब आप जानते हो गुब्बारा होता है, आराम से वो कंप्रेस हो जाता है। सॉलिड है हाई डेंसिटी। डेंसिटी अगर मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊँ, डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी कि कौन कितना गाढ़ा। बात करें शहद है, इधर वाटर है, तो शहद ज़्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा, वो गाढ़ापन ज़्यादा है। समुद्र की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, तभी उस पर समुद्री जहाज या नाव या तैरना आसान रहता है क्योंकि ज़्यादा डेंस है। देन नदी, क्वेश्चन आता है कि समुद्र नदी, समुद्र में तैरना क्यों आसान है? वो इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो यही है। तो आप देखो डेंस सबसे ज़्यादा क्या है, आपको दिखेगा सॉलिड सबसे डेंस है, दूसरे पर लिक्विड है, पर ये गैस है। अब ये हैं तो जिस पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा, आप उन्हीं पॉइंट को याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेंट कम्प्लीटली। सॉलिड का ये है कि आप किसी भी कंटेनर, किसी भी वस्तु में अगर सॉलिड को डालेंगे वो पूरी शेप नहीं ले पाएगा। लिक्विड थोड़ा बहुत ले सकता, गैस सबसे ज़्यादा। जैसे आपने पानी डाला तो पानी को गिलास में डाल देंगे तो उसी शेप में आ जाएगा, यानी कि कोशिश करेगा कि उस अवस्था को पूरा करने की, बट ले नहीं पाएगा। गैस किसी भी उसमें डाल दो वो कंप्लीटली फिल हो जाती है। ठीक है, डू नॉट फ्लो, ये इसका मतलब यही है कि सॉलिड के जो पार्टिकल हैं मूव नहीं करते हैं जब तक कि हम टेम्परेचर ना दें। यही तो आप, और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेनली आप समझ ही जाओगे, इसमें ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको गैस के फॉर्म के याद रख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, स्टीम है, ये गैस फॉर्म में आप यहाँ से नहीं। मेनली क्वेश्चन जो बनेगा मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में भी पूछेगा किस पदार्थ की मतलब एटम जो हैं, अणु जो हैं पास पास होते हैं, सॉलिड के होते हैं। किसमें मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है अणुओं के बीच, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का होगा। काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा रहेगी अणुओं की, तो आप समझ जाओगे सबसे ज़्यादा गैस की, उससे कम सॉलिड की। और टेम्परेचर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा आ सकता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पदार्थ की बात करें तो। और सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस कौन है इन तीनों में, तो सॉलिड है, आपको ये देखना है। तो इस प्रकार से टॉपिक हो जाता है ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, आप कर भी सकते हो। और उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होगे। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।